अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने कहा जी चलें हम साहब के जो लोग हैं उनको भी हमें गालियाँ देने का कोई मौका फराहम कर दिया जाए। लोकल तो गालियाँ पड़ती ही रहती हैं, जर्नलिस्ट का यही ट्रेजेडी होती है, वो क्रॉस फायर में मारा जाता है बेचारा। ना वो जो है वो उधर वाले उसे अपना दोस्त समझते हैं, ना इधर वाले समझते। तो चलें उनको भी ज़रा मौका फराहम किया जाए, ना वो हमें गालम गलोच कर सकें। तो हमने कहा कि चलें इसके ऊपर करते हैं। मोदी साहब जो हैं वो बेसिकली कहा जाता है कि धोती पोश हैं, धोती बांधते हैं, ठीक है। वैसे भी धोती जो है वो कौमी निशान है उनका ठीक। भारत माता का कौमी निशान जो है, कौमी लिबास जो है वो धोती है, और धोती बड़ा कमाल का लिबास है, ठीक। अब हमारी बेटे और बच्चियां भी देखते हैं तो बड़ा मोहतात अल्फाज में कि ये बड़ा डिप्लोमेटिक किस्म का लिबास है कि कमजोर देखो तो आगे से उठा लो और ताकतवर देखो तो पीछे से उठा लो। तो अब उधर से चाइना देख के मोदी साहब ने लुंगी पीछे से, ठीक। अब हुआ क्या है, मोदी साहब ने खिताब फरमाया, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तलब की और अपनी 57 इंच की छाती के ऊपर हाथ मार के उन्होंने खिताब किया कि कोई जो है वो गैर मुल्की जो था दुश्मन जो है वो हमारी सरजमीन पे आया ही नहीं। अब चीनी जो है वो 18 या 20 किलोमीटर तक अंदर आगे बैठे हुए हैं, अपनी उन्होंने इंस्टॉलेशन लगा ली है, अपनी तोपें, हॉल्सर और टैंक शैंक सब कुछ ले आए हैं, ठीक है। और बाकी भी आता जा रहा, मजीद आता जा रहा, दर्जन दर्जन तोपें और दर्जन दर्जन के टैंक जो है वो खड़े हुए हैं और बाकी कुछ आ रहा है, ठीक है। वो कहते हैं हमारी तो सरजमीन के ऊपर आया ही नहीं चाइना। इसका मतलब है कि मोदी साहब कहते हैं कि जिस सरजमीन पे वो आया है वो भारत माता का हिस्सा ही नहीं है। तो अगर वो भारत माता का हिस्सा नहीं है तो रौला किस बात का है? दे उसको 26 किलोमीटर और आगे आने की इजाजत, और राम राम करके वहां पे प्रणाम करते हुए वापस लौट आए लद्दाख, उसके हवाले करके जो भी सूरत हाल है वो तो भारत माता का हिस्सा ही नहीं है। ये वो ऐसी बात है जिसके ऊपर जो है वो इस वक्त भारत के अंदर जो मोदी साहब के नाकदीन है उन्होंने ऊधम मचा रखा है, आसमान सर पे उठा रखा है कि ये इसने कैसी बात कह दी। और वो अपना बयान जो है वो इमरान खान की तरफ वापस नहीं लेते, ना उनका तर्जमान वजाहत करता है, वो भी बगैर पर्ची के खिताब करते हैं, आपको पता है। तो उन्होंने कहा है अब आगे से जो है वो जो है मतलब कि हमारी तो तबीयत लिहाजी है ही सही, हम तो सिमटते जा ही रहे हैं, आगे से जो महबूब है उसकी डिमांडें बढ़ती जा रही हैं। चीनों ने कहा है कि ये आपसे मुज़ाकरात भी होंगे और आप जो बात कह रहे हैं वो हम मानेंगे भी, लेकिन आप ना जरा ये गुलवान का पूरा इलाका खाली कर दें। वाकई हाँ सच्ची, उन्होंने कहा गलवान तो पूरा खाली करो ना। अब जिस जगह पे वो आ गए हैं, बाज़ जगहों पे वो 18 किलोमीटर आ गए हैं या बाज़ जगहों पे 20 किलोमीटर आ गए हैं, उससे कम अज कम भी अगर गलवान खाली करना है तो मोदी साहब को या उनकी अफवाज को, नुमाइंदा अफवाज को 26 किलोमीटर और पसपाई अख्तियार करना पड़ेगी। अब जो मुज़ाकरात हुए हैं वो सारी बात सुनते हैं और आगे से उनका एक ही जवाब होता है कि जनाब जरा ये इलाका खाली कर दो। अब इस दौरान एक और डेवलपमेंट हुई है। अच्छा पहले मैं ये बात कर लूँ, ये बात कर वो ये है, ये वो क्यों कहता है चाइना तो जनाब सारे का सारा हमें इलाज करते हैं। चाइना ने कहा कि 1993 के अंदर जो हमने आपसे एग्री किया था ना कि LAC ये होगी, हम उस मुआहदे को ख़त्म करने का ऐलान करते हैं। हमारे और आपके दरमियान एक मुआहदा हुआ था 1959 के अंदर, उसके अंदर हमने क्लेम किया था कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC कहाँ पे होगी, हम अब उस पे जाएंगे, आना चाह रहे हैं। और अगर चाइना उस पे आने पे बजिद है तो वो उसे मौजूदा पोजीशन से 26 किलोमीटर और आगे आना है। ये उनका है कि जी 1959 वाला मुआहदा हम 1993 को स्क्रैप करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने कश्मीर का खुसूसी स्टेटस खत्म किया है, और अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आप कश्मीर का जो खुसूसी स्टेटस था आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो बहाल कराइए, हम 18 किलोमीटर पीछे चले जाएंगे। या अब ये इतनी बड़ी डोज है या इतनी बड़ी छिपकली है जो मोदी नहीं निकल सकता, ठीक है। कम से कम अब तक का तो यही नजर आता है। उनका ख्याल ये है कि जितना दिया है इतने दिए पे जान छूट जाए, लेकिन महबूब है कि मानता नहीं, ठीक है। अब भगवान जी जिनपिंग साहब जो हैं उनको कौन समझाए,
और उन्होंने तो हमारे साथ और भी जो है वो बलात्कार कर दिया, वो क्या कहते हैं उसको, ज्यादती कर दी कि हम बड़ी अपनी तरफ से डिप्लोमेसी करके ना, हमारे जो खारजा मंत्री हैं वो गए थे वहाँ पे मॉस्को, और जाहिर है कि इस तरह की मीटिंग्स जो हैं वो पहले शेड्यूल होती हैं, और वहाँ के उनका वो जो इवेंट था उसके अंदर वो तशरीफ़ लेके गए, वो जो उनकी परेड थी। पहले तो वो 3 दिन जाके बैठे रहे और उनके हम मनसब ने उनको मुलाकात का वक्त ही नहीं दिया, यानी रूसी वज़ीर ख़ारजा ने। ठीक है, इनका ख्याल था कि इस दौरान ये लॉबिंग कर लेंगे। इन्होंने मुख्तलिफ कॉरिडोर, वहाँ पे साइड लाइन मीटिंग्स भी चल रही होती हैं, वहाँ पे चीन के भी खारजा मंत्री साहब जो हैं वो तशरीफ़ लाए हुए थे। इन्होंने कोशिश की कि साइड लाइन पे उनसे को मुलाकात हो जाए, लेकिन उन्होंने मुंह नहीं लगाया। वैसे भी हिना मीना मुंह है उनका इतना सा, उन्होंने वो मुंह भी नहीं लगाया। ठीक है, तो वो जो ऐसे करके हैं उनकी वापसी हो गई। उसके बाद फिर जब मुलाकात हुई तो उन्होंने रूसियों से, रूसी वज़ीर ख़ारजा से ऑफ द रिकॉर्ड ये रिक्वेस्ट की कि वो चाइनीज़ से ज़रा हमारी मुलाकात करवा दें। तो उन्होंने कहा कि हम चेक कर लेते हैं। तो उन्होंने चेक करके बताया कि जी वो तो मिलने के ऊपर राज़ी नहीं है। ठीक है, आखिरी ये थी कि आप ज़रा उनसे हमारी तरफ से कोई गुजारिश कर दें कि हाथ हौला कर लो, और जितना रकबा उन्होंने ले लिया है उसी पे ही मान जाओ। तो चाइनीज़ जो हैं वज़ीर ख़ारजा, बाय द वे शी जिनपिंग साहब जो हैं, उनके बाद वो चाइनीज़ हायरार्की के अंदर सेकंड मोस्ट पावरफुल शख्स है। उनके वज़ीर आज़म नहीं है चाइना के, ये सेकंड मोस्ट पावरफुल शख्स माने जाते हैं। और पोलिट ब्यूरो जो उनकी जो है पार्टी जो है, कम्युनिस्ट पार्टी जो है, उसके अंदर जब वो उसका इजलास होता है, जिसने ताउमर जी जिनपिंग साहब को अपना रहनुमा माओ ज़ेतुंग की तरह मुंतखब कर लिया है, उस के अंदर इनकी जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो सेकंड टू जी जिनपिंग होती है, और ये उनके बहुत ज़्यादा पूरा एतमाद साथी हैं। बल्कि ये कहा जाता है कि जितनी भी उनकी काबीना है उनके अंदर 1 या 2 मिनिस्टर्स होते हैं जिन्हें इमीडिएटली फैसला लेने की इजाज़त होती है। वो मिनिस्टर एट लार्ज के पता नहीं क्या, उन्होंने एक ख़ास टर्म रखी हुई है। ही इज़ वन ऑफ दोज 2 कि जिनको अपने तौर पे मौके के ऊपर भी फैसला करने की मतलब कि पावर्स हैं। ठीक है, ये वो लोग हैं ना जिनके, ये वही साहब हैं जिनके इस्तकबाल के लिए जब नई नई गवर्नमेंट आई थी ना, ये तब्दीली वाली इमरान खान की, तो इन्होंने एक डिप्टी सेक्रेटरी भेज दिया था। उसके बाद वो बंदा पाकिस्तान नहीं आया, इन्होंने उसका इस्तकबाल करने के लिए दफ्तर खारजा का एक क्लर्क भेज दिया था। ठीक है, वो शख्स जिसके इंतजार के अंदर बड़े डेवलप्ड कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर आते हैं, क्योंकि दे न्यू कि इसकी अहमियत क्या है चाइना के साथ अगर हमने डील करना है तो। अब वो शख्स आया हुआ था, उसकी चापलूसी के अंदर जो थे वो रशियन लगे हुए थे। भाई चाइना के वजीर खारजा को उन्होंने, अपना प्यूटन साहब ने खुद शर्फ बाजियाबी बख्शा, बल्कि उनके साथ जो थी वो खासी लंबी उनकी फुटेज जो थी वो RTV ने लाइव भी दिखाई। ये तो आपको अंदाजा होगा कि उनकी अहमियत क्या है। अब उनसे कहते हैं कि जनाब हमें मिलने का टाइम ले, तो कितों मिलना से, और खास तौर पे जब वो अपर हैंड पे हो तो वो आपसे क्यों मिलेगा। मुआहिदा तो 2 बराबर की कुव्वतों में होता है ना। ठीक है, अच्छा ये भी हो गया। और उसके बाद जब रशियन से कहा गया तो उन्होंने पूछा वो आपका डिफेंस जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो कैसा चल रहा। अब मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो S-400 क्या है रशिया का, वो रिजेक्ट कर दिया था तो इंडिया ने, और उसकी जगह इसराइल से ले लिया था। इसराइल ने अमेरिकन टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया हुआ है, तो अमेरिका का ज़रा महंगा पड़ता था। तो हनूदो यहूद का चूंकि अबदी इत्तेहाद है तो वो उन्होंने उनसे सस्ते दामों खरीद लिया हुआ था। तो अब सहारा है कि रशिया को इस बात का बहुत रंज है कि पहले उसको लालच दिया गया, और जब उसने उसके लिए सिस्टम की डिलीवरी वगैरह तैयार कर ली तो इंडिया उससे बैकआउट कर गया। उनको इस बात का बहुत रंज है कि इन्होंने राफेल जो हैं वो मेरे जो है वो MiG-35 के ऊपर उसको प्रेफरेंस दी है, और इन्होंने राफेल उधर से उठा लिया है, और ये अमेरिका के जो हथियार हैं उनको चेक करते फिर रहे हैं कि उनमें से कौन सा खरीदना। रशिया को इस बात का दुख होना चाहिए। और वो जो है, और इन्होंने बहुत अरसे से स्पेयर पार्ट्स भी जो अपने तैयारों के हैं वो नहीं खरीदे हमसे। उनकी ज़ाहिर है कि क्या MiG-21 की अपग्रेडेशन नहीं आई होगी,
ठीक है, तो अपग्रेडेशन तो खरीदनी होती है ना आप। अगर आप नहीं खरीद रहे तो इसका मतलब है कि आप वारंटी वाले कॉन्ट्रैक्ट से डिफॉल्ट कर रहे हैं। तो अब जनाब वो लंबी सारी लिस्ट बना के गए हुए थे कि ये भी पुर्जे हमें चाहिए और ये जहाज़ भी हमें दे दें, और सुना है कि 38 से 48 फहरिस्त कर दी, लेकिन मैंने तो भाई 30 वाली खबर ही पढ़ रखी है। वो सुखोई MKI जो है, सुखोई 30 MKI जो है वो, और MiG-29 की लिस्ट भी लेके गए हुए थे, इनके स्पेयर्स की भी बहुत डिटेल लिस्ट थी। उन्होंने कहा कि हाँ आपकी बात ठीक है, लेकिन हमारे करंट ऑर्डर्स जो है वो बड़े प्रेसिंग हैं और बड़े हम उसमें इंगेज हैं, हम आपको अगले साल के आखिर में वो दे पाएंगे। शायद मैं अपने किसी पहले व्लॉग में भी ये बयान कर चुका हूँ। तो यूं जो है वो लौट के बुद्धू घर को आए, वापस आ गए हैं, और इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि आखिरी इतला तक जो भूटान है उसके यहाँ से जो नदी नाले जो थे वो बह के आते थे, और उन नदी नालों में आने वाले पानी से जो भारतीय किसान है वो अपने इलाकों के अंदर खेतों को सैराब करते थे। उसने पानी रोक दिया भाई। अब बंदे में बुरा वक्त आता है तो अकेला नहीं आता, ठीक है ना। जिस तरह हमारी जात पे बुरा वक्त आया ना तो दफ्तर का नोटिस भी आ गया, FIA भी उठा के लेके, बुरा वक्त इकट्ठा साथ में अपनी बहुत सारी मुसीबतें लेके आता है। तो लगता है भारत का भी बुरा वक्त आया हुआ, कुछ साढ़ सती चल रही है कुछ। ये जो सूरज ग्रहण लगा, लगता है भारत की किस्मत कोई सूरज ग्रहण लगा है। बहुत बिलीव करते हैं ना हमारे मशरकी हमसाए जो हैं इस तरह की बातों के ऊपर। तो वो जनाब लगता है कि बुरा वक्त चल रहा है, कोई साढ़ सती चल रही है इंडिया की, कि अब भूटान भी आंखें दिखाएगा भाई, ठीक है। 57 इंच की छाती को भूटान भी आंखें दिखाएगा यार। ये तो मेरा मतलब है कि बहुत जो है वो अनराय हो रहा है, वो क्या कहते हैं, अनराय हो रहा है, पता नहीं की बहुत ज्यादती हो रही है, बहुत ज्यादती हो रही है। तो बहरहाल ये कुछ अपडेट्स थे भारतीयों के बारे में। मैंने कहा कि उन्हें भी हमें गालियां देने का जमहूरी हक है और बराबर का हक है। जितना इस पार वालों को हक है, बॉर्डर के इधर वालों को हक है, इतना उन्हें भी हक है। तो उनको भी थोड़ी सी तीली जो है वो दिखाई जाए ताकि वो भी अपना गालियों का कोटा पूरा कर ले। अल्लाह आपको आसानियां अता करे और आसानियां खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।